Hello friends, welcome back. Children, in the first lecture, we took a view of the different topics that we are going to study for a TYBcom. Today, it's time to start with our first chapter. Children, as you can see on your screen, our first chapter itself is named as New Economic Policy. Children, the entire economics that we are going to study for us 5th sem is related to the Indian economy. Now, talking about the new economic policy, children, we need to have a look at the entire scenario that existed prior to this policy, which was framed in the year 1991. But 1991 को हम लोग इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर कंसिडर करते हैं, क्योंकि इट वाज लाइक अ ब्रिज, इट वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Children, new economic policy basically tried or it attempted to change the entire economic scenario or change the basic foundation of the Indian economy. And children, presently whatever development that we can see in India can be partly attributed to the new economic policy of 1991. तो बच्चों, अभी ये इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे कि पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी थी. What was the need to implement this policy or to announce this policy? And then we'll just try to see what are the different features of this policy, what this policy exactly aimed as. बच्चों, हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में इसी पॉलिसी को एक अलग नाम से भी पढ़ा हुआ है, which is known as liberalization, privatization and globalization. So children, this is nothing different from it. It's the same thing that we're going to study again. Children, 1947 when India became free. After becoming free, हमारे सामने कुछ immediate challenges थे बच्चों लोग. उन challenges में से एक challenge था कि we wanted to achieve some kind of development. हम लोगों ने 150-200 साल जो ब्रिटिशर्स के अंडर बिताए थे, तो उस टाइम पे we were not able to make much developments on our own. तो चलो, हम लोगों ने लड़के फ्रीडम फाइट करके ब्रिटिशर्स को बाहर तो भगा दिया था. अभी सवाल ये था कि उनके जाने के बाद हम लोगों को अपने देश को चलाना था. मतलब वो चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये सब बोलना आसान होता है, लेकिन बच्चों लोग यू ऑल्सो नीड टू नो कि ऑलमोस्ट फॉर 150 ईयर्स हमारे देश को कौन चला रहे थे? ब्रिटिश. तो सीधी सी बात है कि हम लोग तो जैसे भूल गए रहेंगे कि कैसे चलाना है. सो after adoption of the constitution in 1949 and subsequently, children, in the year 1951, Indian government, which was formed under the prime ministership of Jawaharlal Nehru, we started economic planning. अभी जो इकोनॉमिक प्लान स्टार्ट हुआ था बच्चों लोग 1951 में, तो उस वक्त बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स होते बच्चों लोग. जैसे कि आपने कभी सुना रहेगा, वी गॉट सिस्टम्स विच आर नोन एज सोशलिज्म, जहां पे गवर्नमेंट हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी बच्चों. देन चिल्ड्रन, वी आल्सो हैव गॉट अ कैपिटलिज्म इन विच द प्राइवेट बिजनेसमैन दे हैंडल ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द डिसीजंस एंड द मैनेजमेंट. नाउ, इंडियन इकोनॉमी, चिल्ड्रन, वाज फ्रेम्ड or it was formulated on the basis of the mixed ideology from capitalism and socialism. Capitalism में सब कुछ किसका होता है? प्राइवेट का. सोशलिज्म में सब कुछ किसका होता है? गवर्नमेंट का. तो हमने क्या सोचा कि कुछ बिजनेसेस हम लोग प्राइवेट के पास रखेंगे और कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. सो इसीलिए बच्चों लोग, द इकोनॉमिक सिस्टम दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1951 इज टर्म्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी. और मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों, इट्स अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट. लेकिन जैसे हमने प्लानिंग स्टार्ट किया था, सो अ प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड. अच्छा, वी यूज्ड टू हैव अ चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे बच्चों लोग. 5 ईयर प्लान्स का टारगेट क्या था कि हमारे पूरे देश का पूरा सर्वे करो, फिर हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका सर्वे करना है आपको. फिर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोग कुछ टारगेट्स रखेंगे अपने सामने, और आने वाले 5 साल में हम लोग क्या क्या अचीव करने वाले उसका जो इन एडवांस
प्लान बनाते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है द 5 ईयर प्लान दे टर्म्ड एज। तो 1951 से लेकर 1991 तक चिल्ड्रन वी हैड एन नंबर ऑफ प्लान्स दैट वर ब्रॉट अबाउट इन द सेंस कि लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दे दूं तो 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसका मेन एम था एग्रीकल्चर। 1956 से लेकर 1961 तक we had the second 5 year plan, and the second 5 year plan children was aimed at industrial development, तो agriculture बाद में industries। then children we have 61 से लेकर 66 तक अपना थर्ड 5 year plan आया था। अच्छा, तो हमने क्या एम किया था बच्चों लोग, एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज दोनों को भी साथ में डेवलप करते हैं। then you know we had some wars taking place with China and all those things, so due to that we were not able to frame the fourth plan, so that was a planning holiday 66 से लेकर 69 तक। अभी 69 से लेकर 74 तक बच्चों लोग the next plan that we had, फिर 74 से 79 another plan came up, 77 78 बच्चों लोग ये इंडियन इकोनॉमी में इमरजेंसी का टाइम था, and 1978 for the first time a non-Congress government was formed। तो जैसे ही वो जनता गवर्नमेंट आया था उन्होंने कांग्रेस के प्लान को स्क्रैप किया था, they came up with their own plan। In the year 1979 again the Congress government came back, so they came up with their own plan, so there was this mess up or confusion that was there। then children 1980 से लेकर 1985 तक नेक्स्ट प्लान, फिर 85 से 90 91 और 92 चिल्ड्रन ऑलमोस्ट फॉर 40 इयर्स इंडिया ने प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया था। और उस टाइम का जो सिनारियो था बच्चों लोग, इट वाज लाइक व्हाट यू नो पंचायत, लाइक वी हैड दैट सिस्टम व्हिच वाज कॉल्ड एज द लाइसेंस राज। जैसे हमने एक वर्ड सुना है पंचायती राज बोलते हैं, वैसे एक वर्ड होता है लाइसेंस राज। चिल्ड्रन वी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट 40 इयर्स। जैसे कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे दे वर सो लेस चिल्ड्रन, ऐसे बोलते कि लाइक सिर्फ 2 हफ्ते तक आप कुछ इंपोर्ट करोगे उसके लिए काफी था, उसके बाद में यू विल नॉट बी एबल टू इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। चलो हमारे ऊपर जो डेप्ट हो गया था पब्लिक डेप्ट, इट वाज मोर देन 62.5% ऑफ आवर जीडीपी व्हिच वाज अ रियल बर्डन चिल्ड्रन वी कैन से। हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट था जिसको हम लोग महंगाई बोलते हैं वो ऑलमोस्ट बच्चों लोग पता डबल डिजिट हो चुका था, 16 to 17%। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन यू ऑल्सो कम अक्रॉस वन वर्ड दैट वाज कॉल्ड यूएसएसआर, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रिपब्लिक, द अर्ली रशिया चिल्ड्रन वी कैन से। नाउ वो लोग हम लोगों को पहले बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, कोलैबोरेशंस थे, लेकिन क्योंकि वो यूएसएसआर चिल्ड्रन इट हैड टोटली कोलैप्स्ड, आई थिंक वहां से आने वाला हेल्प बंद हो गया था। देन चिल्ड्रन वी हैड दोस गल्फ वॉर्स व्हिच केम इन बिटवीन। गल्फ वॉर के टाइम पे चिल्ड्रन यू नो देयर वर लॉट्स ऑफ इंडियन पीपल हु यूज्ड टू वर्क इन गल्फ कंट्रीज, सऊदी। तो क्योंकि वहां पे वॉर चल रहा था उसका 2 इंपैक्ट आया चिल्ड्रन, मेनी पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स एंड केम बैक टू इंडिया। और दूसरी बात, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम था तो वहां की गवर्नमेंट्स ने इंडिया में जो पैसा ट्रांसफर होता था वहां पे जॉब करके वो सब कुछ बंद कर दिया था। अनदर रीजन वाज लाइक क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे कि सब पैसा चला जा रहा था। देन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैड स्लोड डाउन चिल्ड्रन ऑन अ लार्ज स्केल। नाउ विद इन ऑल दिस प्रॉब्लम्स इंडिया के पास पैसे का प्रॉब्लम हो गया था, तो हमने फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड देन वी आल्सो हैव द वर्ल्ड बैंक जिनके पास में हेल्प मांगा था। नाउ दे वर रेडी टू हेल्प अस बट दे सेड दैट इंडिया नीड्स टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है 40 साल से प्रॉब्लम होता है, चलो 1-2 दिन के लिए बुखार आता है हम लोग क्रोसिन से काम चला लेते हैं, 4-5 दिन भी ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचो कि 1 साल से बुखार में हो तो फिर आपको पता है कुछ सर्जरी की जरूरत पड़ती है आपको। यहां पे तुम 5 साल के लिए तुम्हारे देश ने डेवलपमेंट नहीं किया, समझ में आता है, 10 साल के लिए डेवलपमेंट नहीं आया, चलो हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन 40 साल से प्रैक्टिकली विथ नॉट मच अचीवमेंट, इसका मतलब तुम्हारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर गलत है, तो उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म, उसको मेकओवर देना पड़ेगा। तो उसके लिए, और आपको पता है बच्चों लोग इन द ईयर 1991 इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 84 crores, तो द एंटायर वर्ल्ड वाज लुकिंग एट इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और दुनिया के हर एक बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को बच्चों अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लाके लॉन्च करने थे,
क्योंकि 84 crores इज अ बिग पॉपुलेशन चिल्ड्रन एंड इट्स अ बिग मार्केट। इतने कंज्यूमर्स और 84 crores में से बच्चों आपको आप इमेजिन भी कर सकते हो 50% पॉपुलेशन में अगर एक आध बार भी आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि लाइक 42 crores पीपल बाइंग योर प्रोडक्ट वर्थ ₹10। मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे ना 42 crores को, तो आपको पता चलेगा कि 420 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर रहेगा। सो दे जस्ट वांटेड, बट इंडिया ने हमारे इकोनॉमी को कैसे करके रखा था बच्चों, वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। We did not allow much imports. There were import restrictions and we were not able to export much क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं थे। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक एंड the International Monetary Fund, they were ready to help us, but they said we are ready to help you with the condition that you are going to liberalize your economy. Liberalize कर दो, let the world come to your markets, you all go to the other markets. तो चलो हमने रेडी होके फिर एग्री किया था। So then we had received some help. उसी से पहले कुछ हमने गोल्ड भी गिरवी रखा था बच्चों बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। तो हियर वी केम टू अ पॉइंट जहां पे हमने शायद उनसे हेल्प ले लिया था, लेकिन फिर बाद में इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा कि लाइक आप अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म करो, और रिफॉर्म्स की जरूरत थी बच्चों लोग। और क्यों जरूरत थी, क्योंकि एक तो हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाया था, फिर आपको पता है इंडिया में इफ यू वांटेड टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री तो लाइसेंसिंग का लंबा प्रोसीजर, इतना लंबा प्रोसीजर बच्चों लोग कि अगर तुमने किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के बारे में कोई सपना देखा है तो तुम्हारा इंडस्ट्री तुम तो कभी देख नहीं पाओगे, क्या पता तुम्हारा अगला पीढ़ी देख ले। कभी कभी इतना खतरनाक होता था बच्चों लोग कि तुम एक आध प्रोजेक्ट तैयार करोगे, फिर वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के चक्कर में 2-3 साल के लिए आप वहां पे चक्कर मारते रहोगे, फिर एक आध दिन आप भूल जाओगे आपको बिजनेस कौन सा चालू करना था, फिर आप बोलोगे भाड़ में गया बिजनेस, लेट मी डू अ जॉब। दैट वाज चिल्ड्रन। फिर इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस थे। अच्छा, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो सीधी सी बात है बच्चों लोग कि लाइक यूज्ड टू रिक्वायर लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। मतलब फॉरेन करेंसी हासिल करना बच्चों लोग इट वाज लाइक अ ड्रीम व्हिच वाज इम्पॉसिबल। अभी कैसे आप हर एक नुक्कड़ पे जाओगे तो आपको फॉरेन करेंसी मिलता है, बट इन दोज डेज चिल्ड्रन इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देयर वाज एन एक्ट दैट वाज कॉल्ड फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलते थे उसको। अच्छा, फिर बैंकिंग सेक्टर वाज गोइंग थ्रू लॉसेस। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर वाज नॉट ओपनड अप टू द फॉरेन और मच टू द प्राइवेट बैंक्स। अच्छा, कैपिटल मार्केट वाज नॉट रिफॉर्म्ड। In all children, we can say that Indian economy was a underdeveloped economy. और बाकी के प्रॉब्लम्स तो हमारे पता है आपको, जैसे कि यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो वी जस्ट थॉट व्हाई कांट वी लिफ्ट द एंटायर इकोनॉमी आउट ऑफ दिस अंडरडेवलपमेंट सिनारियो। और इसीलिए हमने बच्चों लोग प्लान किया था, स्ट्रेटजीज बनाए थे, ठीक है, फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर इंपोर्ट्स को हम लोग क्या लाइक इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी कुड प्रोमोट लोकल इंडस्ट्रीज। अगर आप अभी जैसे प्रेजेंटली जो सिनारियो है चलो जहां पे हम लोग को बताया जाता है कि लाइक चाइना से आने वाले गुड्स को हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेट्स लाइक आत्मनिर्भर करके जो स्ट्रेटेजी लाया है वहां पे लाइक सेल्फ रिलायंट। हाँ, तो इन दोज डेज वी हैड अ सिमिलर ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है। सो एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, ये जो मोनोपोलीज होते हैं ना, सिंगल बिजनेस हाउसेज कंट्रोलिंग द एंटायर इकोनॉमी, ये सबको हम लोग क्या करना, वी वॉन्टेड टू कीप अ चेक ओवर देम। और इसीलिए हमने सोचा था बच्चों लोग लेट अस गो फॉर समथिंग व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। सो द इंडियन सिनारियो दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ करप्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब आपको पता हो, चलो दूसरा नाम होता है करप्शन। फिर लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होता था, तो उसकी वजह से महंगाई भी होती थी। हाँ, लेकिन 1991 से पहले बच्चों लोग गवर्नमेंट जो था, गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाँ, तो दे हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को जॉब्स देने में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। दिस टू प्रोवाइड सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। लेकिन फिर इससे क्या होता था बच्चों लोग, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट, और ज्यादातर गवर्नमेंट के कंपनीज बच्चों लोग लॉसेस में चलते रहते थे। सो 1980s में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये लिबरलाइजेशन का प्रोसेस विच कॉट स्पीड इन 1991, और वी हैड सम मेजर स्टेप्स विच केम अप इन द 1991, सो दे आर रिफर्ड। और ये जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ना सभी, जो 1991 में वी हैड
the finance minister of India, Mr. Manmohan Singh, and after Rajiv Gandhi's death 1991 के आसपास P.V. Narasimha Rao, who was the prime minister of India, children, they came up with a plan to entirely make over the Indian economy. हम लोग को अपना बेस बदलना था, हम लोग को अपना फाउंडेशन बदलना था बच्चों लोग, और ये फाउंडेशन को बदलने से जो हमारा नया इकोनॉमी तैयार होने वाला था बच्चों लोग, वो अपना एक ड्रीम कम ट्रू रहेगा इंडिया के लिए. ठीक है. सो एज यू कैन सी चिल्ड्रन हियर वी हाईलाइटेड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड. अभी जो भी प्रॉब्लम हमने फेस किए थे उसको हम लोग डिटेल में तो नहीं जा रहे यहाँ पे. तो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस चिल्ड्रन, उसमें से एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेर इन वी आर रिफरिंग टू द फिस्कल डेफिसिट्स. चिल्ड्रन फिस्कल डेफिसिट्स मोस्टली यू पीपल आर अवेयर दैट गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है उसमें दो एक्टिविटीज होते हैं. गवर्नमेंट कुछ पैसा कलेक्ट करता है थ्रू टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, और गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करता है. अभी गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और गवर्नमेंट जो खर्च करता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. जब भी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट. सो हियर कम्स द वर्ड फिस्कल डेफिसिट. अच्छा, अब ये खर्चा ज्यादा क्यों था गवर्नमेंट का? इंटरेस्ट. कौन सा इंटरेस्ट बच्चों लोग? जो लोन लेती थी ना गवर्नमेंट, उसका इंटरेस्ट. अच्छा, अलॉन्ग विद दैट लोगों को क्या प्रोवाइड करने होते हैं? सब्सिडीज. अच्छा, और आप मानोगे नहीं बच्चों लोग 1990-91 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो डेब्ट था यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट परसेंटेजेस इन डिफरेंट बुक्स चिल्ड्रन. सो हियर वी हैव गॉट 48.6% ऑफ जीडीपी. मतलब हमारे देश का जितना जीडीपी है उसका 48% तो हमारे ऊपर ऑलरेडी लोन था. तो इमेजिन करना कि उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे बच्चों लोग. सो गवर्नमेंट के सामने एक इमीडिएट टारगेट था फिस्कल डेफिसिट, यानी जो गवर्नमेंट के पास जो शॉर्टेज होता पैसे का उसको हम लोग ठीक करना चाहते थे. और जो दूसरा हाईलाइटेड प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया गया चिल्ड्रन, इट्स रिलेटेड टू दी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. So whenever you come across that word balance of payments, we are actually talking about the differences of export and imports. बाहर के देश से जितना पैसा आता है बच्चों लोग और हमारे देश से बाहर जितना पैसा जाता है उसका जो गैप रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. क्राइसिस मतलब सीधी सी बात है कि लाइक पेमेंट ज्यादा है और रिसीट्स कम है, और इससे क्या होता है बच्चों लोग, हमारे देश का बहुत सारा पैसा यूज्ड टू आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया. सो वी आर एट अ पॉइंट चिल्ड्रन वेयर we saw that the oil prices have increased. गल्फ वॉर जब भी होता है बच्चों लोग तो आपको पता है ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोग खर्चा करते हैं आपस में और फिर बाद में भुगतना पड़ता है हम लोगों को. और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे बच्चों लोग, वो 1990 में ओके 3.1 बिलियन यूएस डॉलर से ऑलमोस्ट लाइक वी हैड ओनली 896 मिलियन यूएस डॉलर्स, नॉट 1 बिलियन डॉलर्स ऑल्सो चिल्ड्रन इन 1991. ठीक है. और इसके पीछे रीजन क्या होता है बच्चों लोग, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज को इंडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बच्चों लोग बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था. तो आई थिंक फॉरेनर्स विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया. ठीक है. और इससे क्या होता है बच्चों लोग, कभी कभी ऐसे भी होता है कि लाइक जो हमारे एनआरआई लोग होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो लोग इंडिया में फिर पैसा डिपॉजिट नहीं करते, तो दो मनी आउटफ्लोज. And see कि like for example, we had to manage that balance of payments. The balance of payments को हम लोग को अच्छी तरह से मैनेज करना था. ठीक है. So almost like इंडिया में क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये पेमेंट अरेंजमेंट्स, ये सब के क्राइसिस होते जा रहे थे. सो फिर तभी जाके फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि काम करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को पूरा चेंज करते. और तभी जो बच्चों लोग गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, कौन से डिसीजन से बच्चों लोग? लिबरलाइजेशन, privatization and globalization. Now children, these three decisions are basically referred to as the new economic policy of 1991. As I told you children, some of the main personalities who were related to this policy changes was late Prime Minister P.V. Narasimha Rao and former Finance Minister Mr. Manmohan Singh, who brought about these reforms. They are also called as Rao Manmohan Singh reforms. Okay. Now these changes children are basically titled at a higher level as liberalization, privatization and globalization. So children, we are going to discuss some of the changes that were brought about in this liberalization, privatization and globalization. So for today's lecture children, we will discuss some of the macroeconomic stabilization policies of the government of India.
Macroeconomics, that means children we are related to the entire economy of India. Stabilize करना मतलब आपको पता है जो ups and downs होते हैं, जो fluctuations होते हैं, जो डाउन टर्न्स होते हैं, उनको हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं. ठीक है. So let's begin children. As you can see on your screen, the first point that we have for macroeconomic stabilization children is termed as control of inflation. क्या लिखा है? Control of inflation. Children, inflation. Now most of us are aware what is the meaning of inflation children. Inflation stands for continuous rise in the prices of goods and services. TYBcom में हमने चैप्टर पढ़ा है बच्चे लोग. अच्छा, अभी इन्फ्लेशन you know that is basically not acceptable for the common citizens that we have. अभी जैसे महंगाई आती है तो सवाल आता है कि उसको ठीक करने के लिए कुछ पॉलिसीज आते हैं. पॉलिसीज बच्चे लोग दो रास्ते से आते हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा आरबीआई की तरफ से. अभी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लाता है उसके लिए हमने कुछ एक अलग सा नाम दिया है. वी कॉल देम एज द फिस्कल पॉलिसीज. What is called fiscal policy, and some policy children which are coming from the Reserve Bank of India, they will be termed as monetary policies. So sometimes the government will use a combination of both the fiscal and the monetary policies to tackle high rate of inflation. ठीक है. Generally children RBI inflation के टाइम पे एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है. क्या अपनाता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. Tight monetary policy children means that money is made costly. The rates at which RBI lends money to the banks is raised. इसकी वजह से बैंक्स को जब महंगा पैसा मिलता है आरबीआई से तो बैंक्स पब्लिक को महंगा लोन्स देती है, तो उसकी वजह से पब्लिक का लोन लेने का कैपेसिटी कम हो जाता है. और ये पैसा कैसे महंगा करना है तो उसके लिए कुछ वर्ड्स है चिल्ड्रन. वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम अगेन. बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है? इट्स द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई. अच्छा, बाय डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो बैंक रेट को बढ़ाया जाता है. देन चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैव हर्ड अबाउट सीआरआर, दैट इज अ कैश रिजर्व रेशियो. व्हाट इज दैट? इट्स अ पार्ट ऑफ अ बैंक्स डिपॉजिट विच इज केप्ट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सिक्योरिटी. तो उसको जब बढ़ाया जाता है तो बैंक का लोन देने का कैपेसिटी कम हो जाता है. और बैंक का वो पैसा बच्चों जो बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है उसके लिए हमने नाम क्या दिया है? एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अच्छा, ये तीनों के तीनों रेट्स जब बढ़ाए जाते हैं तो मार्केट में बच्चों लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है. सो एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन? पीपल विल टेक मोर लोन्स? नो, दे विल टेक लेसर एंड लेसर लोन्स. उसकी वजह से बच्चों फिर क्या होता है? पब्लिक का खर्चा जो होता है वो कम होता है क्योंकि लोन्स अवेलेबल नहीं है. क्योंकि आपको पता है आधे से ज्यादा पब्लिक जो पैसा खर्च करते हैं चिल्ड्रन इट्स थ्रू बैंक क्रेडिट. आजकल जो भी पब्लिक खरीदते हैं बच्चों इट्स डन थ्रू लोन्स एंड थ्रू ईएमआई. तो ये रेट्स बढ़ जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली पब्लिक लोन्स लेना कम कर देती है. अच्छा, तो मार्केट में डिमांड कम होगा और जैसे डिमांड कम होता है धीरे धीरे प्राइसेस कम हो जाते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, on the government side the government will always strive to improve the supply of certain commodities in the market. अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद होती है उसमें वो क्या होती है कि गवर्नमेंट विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मोर कमोडिटीज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. व्हाई? समटाइम्स द इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ चिल्ड्रन शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. तो ठीक है, हमारे देश में चलो ऑनियंस का शॉर्टेज हो गया तो ऑनियंस महंगे होते तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ ऑनियंस. और ये कुछ पॉलिसीज की तरफ से बच्चों लोग इन्फ्लेशन जो था, इन्फ्लेशन व्हाट दे हैव डन हियर यू कैन अंडरस्टैंड 8%. ओके, वहां से उसको उठा के कितने तक लाया गया? 4.6%. पहले कितना था? 8%. बाद में कितना हो गया? 4.6%. सो दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, महंगाई कंट्रोल में आने लगी थी अभी. अच्छा, देन चिल्ड्रन द सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव हियर इज फिस्कल करेक्शन. Children, fiscal correction is basically talking about budget. What are we talking about? Budget. So there were some fiscal reforms that were brought about. Government का जो budget बनता है children, उसमें आपको मैंने बताया दो sides होते हैं. One is called as revenue side and then we got a expenditure side. अच्छा, fiscal deficit ये word पढ़ाया था मैंने आपको. Deficits indicate whenever the expenditure of the government is more than the revenue of the government, then we are talking about the fiscal deficit. So what is fiscal correction?
ये जो डेफिसिट है ना गवर्नमेंट की तिजोरी में, जो शॉर्टेज आता है, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है और गवर्नमेंट को टैक्सेस के जरिए पैसा कम मिलता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते? तो एक काम करना है, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? खर्चे को कम कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, कैसे खर्चा कम करना है? सो वी आर गोइंग टू रिड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। दो टाइप का खर्चा होता है बच्चों लोग गवर्नमेंट का, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव लाइक आपने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, हाईवेज बनाए, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, तो प्रोडक्टिव। लेकिन आप सिर्फ लोन लेके उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो क्या होगा? नॉन प्रोडक्टिव। सब्सिडीज का खर्चा वो क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव। आप आर्मी के ऊपर पैसा खर्च करते जा रहे हो, वो भी क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव। ध्यान रखना बच्चों, आर्मी के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ देशभक्ति के लिए काम आता है एंड माइट बी लव फॉर योर कंट्री, बट इकोनॉमिकली इट्स नॉन प्रोडक्टिव। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था बच्चों लोग कि अपने बजट को अगर ठीक करना है तो हम लोगों को क्या क्या कम करना है? एक, सब्सिडीज कम करो। क्या कम करना है? सब्सिडीज। दूसरा, आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उसको भी क्या करेंगे हम लोग? रिड्यूस करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, गवर्नमेंट का अपना जो खर्चा है अलग अलग बच्चों लोग, वेदर इट्स लाइक कोर्ट्स या फिर इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मंत्रालय हो, विधान भवन होता है, विधान परिषद होता है, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिस, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सबको चलाने का जो खर्चा होता है बच्चों लोग, उसको गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम लोग उसको कम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक बात कर सकते हैं, हमने इससे पहले जो दूसरे देशों से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हैं उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? ओल्ड डेप्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ओल्ड डेप्ट को हम लोग रीपे कर लेते हैं। एक बार अगर आपने डेप्ट को रीपे किया तो उससे क्या कम हो जाएगा? आपके ऊपर इंटरेस्ट का जो बर्डन होता है, उसका ब्याज भरने का जो बोझ है आपके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होगा। अच्छा, नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, एक साइड से तो हम लोग खर्चा कम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से आपको रेवेन्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्टेन मेजर्स टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू। कैसे? टैक्स रिफॉर्म्स। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया? द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी जो टैक्स भरती हो, यूनिफाइड, कितने पे लाया गया था उसको? 35%। कितने पे लाया? 35%। मतलब कम किया और यूनिफाइड कर दिया, मतलब अ कॉमन रेट फॉर ऑल द कंपनीज। जितना भी प्रॉफिट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 35 लाख का टैक्स देने का, किसको? गवर्नमेंट। अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, ये जो कस्टम ड्यूटी होता था, now you'll ask me, sir children, what is the meaning of custom duty? So many of you know children, whenever the goods are coming from foreign country to our own country, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? कस्टम ड्यूटीज। अच्छा, अभी एक टाइम था बच्चों इंडिया में जब कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज कितना था? 250%। मतलब अगर आपको एक कार इंपोर्ट करना है, 1 करोड़ का कार है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, इमेजिन करो, थोड़ा महंगा है, सोचने में पैसा नहीं लगता है, इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, 1 करोड़ का कार लाते लाते वो कार कितने का हो जाएगा पता है आपको? 3.5 करोड़ का। उसमें से 1 करोड़ का कार का और 2.5 करोड़ का के लिए देने का, गवर्नमेंट को देने का, क्योंकि तुमने 1 करोड़ का कार खरीदा। तो मतलब कार आपके घर पे आएगा, लेकिन जश्न कौन मनाएगा? गवर्नमेंट, क्योंकि आपने 2.5 करोड़ उनको दे दिया। इसका मतलब आप बोलोगे सर इससे अच्छा मैं गाड़ी लाएगा नहीं, वहां से बैलगाड़ी चलाएंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो वो लोग वही चाहते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये जो 250% का रेट था उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट हैज मेड इट हाउ मच? 40%। रिसेंटली तो उसको और भी कम किया गया है, नॉट फॉर लग्जरी कार्स चिल्ड्रन, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, बट तभी 250% से उसको कितने पे लाया गया था? 40%। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कस्टम ड्यूटीज कम हो गए। तो इससे क्या बच्चे लोग, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे क्या कम होंगे? इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स कम हो गया। उससे बच्चों लोग इंडिया में और एक फायदा होगा, क्वालिटी चीजें आपको सस्ते दाम में इंडिया में मिलना चालू हो जाएगी। इससे भी बच्चों लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प होता है। ठीक है। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी हैव हियर द थर्ड पॉइंट विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले हमने बच्चों लोग क्या ठीक किया? महंगाई को ठीक किया। दूसरे में हमने क्या? बजट को ठीक करने की कोशिश की है। अभी तीसरा पॉइंट जो है चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा वर्ड कभी आएगा तो आपको एक काम करना है, फटाक से एक फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्या फॉर्मूला आएगा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ठीक है,
whenever children the exports of a country are less and the imports are more, then we generally refer to it as a बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट आने के मेन रीजंस क्या होते हैं बच्चे लोग? वेरी सिंपल, दैट द एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड द इंपोर्ट्स आर मोर। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है और इंपोर्ट्स को कम करना है। तो सवाल ये आता है कि कैसे? उसका एक तरीका होता है बच्चे लोग, हम लोग हमारे करेंसी को डी वैल्यू करते हैं। क्या करेंगे? डी वैल्यू। सो एज यू कैन सी द वर्ड हियर चिल्ड्रन, इंडिया ने 1991 में अपने रुपी को हमने क्या किया था? डी वैल्यू किया था। क्या किया है? डी वैल्यू 18 to 19% चिल्ड्रन, 18 से 19% से हमने उसको डी वैल्यू किया था, ठीक है। अच्छा, करेंसी डी वैल्यू करने का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों एक एग्जांपल के तौर पे, इफ $1 इज कॉस्टिंग अस 70 रुपीज, $1 इज कॉस्टिंग अस हाउ मच? 70 रुपीज। तो हम लोग रुपी को डी वैल्यू करते, मतलब कल से तुम बोल दोगे कि $1 का वैल्यू 70 रुपीज नहीं 75 रुपीज होगा। कितना होगा? 70। तुमने अपने करेंसी का वैल्यू कम कर दिया, तुमने डॉलर को महंगा कर दिया। इससे क्या होगा बच्चे लोग? इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर के बदले में अभी ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट्स को महंगा पड़ता है। और दूसरा, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, जिस दिन मैंने एक्सपोर्ट्स किए थे उस दिन डॉलर का रेट क्या था? 70। जिस दिन मुझे वहां से पैसा मिला उस दिन डॉलर का रेट क्या हो गया? 75। तो चलो $1,00,000 का अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 70 का 75 हो गया। तो आपने देखा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा और इंपोर्ट्स क्या होगा? कम होगा। एंड चिल्ड्रन, मोस्टली देयर वाज अ टाइम व्हेन दे ब्रॉट अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज अ लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। जब इंडिया में चलो 2 एक्सचेंज रेट होते थे किसी भी फॉरेन करेंसी के, ठीक है। अच्छा, व्हाट दे यूज्ड टू डू ना चिल्ड्रन, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे कुछ $1,00,000 मिले एक्सपोर्ट्स में से, तो मार्केट में चलो 2 रेट्स होते थे, उसमें से 40% फॉरेन करेंसी मुझे गवर्नमेंट को सरेंडर करना है। कितना परसेंट? 40%। उसका रेट कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोले ठीक है 60 रुपीज, तो मैं 60 रुपए में उनको डॉलर्स बेच दूंगा। कितने डॉलर्स? 40%, यानी 40,000। बच्चे मेरे पास कितने डॉलर्स है? 60,000। अभी वो डॉलर्स में क्या करूं? तो मैं मार्केट रेट पे बेच सकता हूं, और मार्केट का रेट सपोज 70 है फॉर एन एग्जांपल, तो ये डॉलर्स में 70 रुपए में बेचूंगा। इसको ड्यूअल एक्सचेंज रेट बोलते थे बच्चों लोग, 2 अलग अलग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसके बाद में बच्चों लोग आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली ऑलमोस्ट लाइक 93 94 में ये लिबरलाइज एक्सचेंज मैनेजमेंट खत्म हो गया था, और फिर हम लोग एक नॉर्मल रेट की तरफ आए थे, जो एक यूनिफाइड रेट होता था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, आपको पता है बच्चों लोग, ये जो डॉलर का रेट होता है ये पहले अलग अलग लेवल से गुजरा है। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी आरबीआई गवर्नमेंट दे टू फिक्स द रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरा फ्लेक्सिबल, डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करेंगे कि डॉलर का रेट क्या रहेगा। और आज क्या होता है बच्चों लोग, समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैनेज्ड फ्लोट। क्या है? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोट मतलब डॉलर के रेट को हम लोग ऊपर नीचे होने देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा बीच में? आरबीआई। आपको लगता है कि हाँ डॉलर कुछ ज्यादा ही महंगा होते जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे आरबीआई क्या करती है पता है आपको? आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी का ना रिजर्व्स होता है। क्या होता है? फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स। तो डॉलर महंगा हो गया तो आरबीआई अपने पास जो डॉलर्स होती है उसको मार्केट में ऑक्शन करती है, उससे मार्केट में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा और डॉलर का रेट क्या होगा? कम होगा। दूसरा, अगर डॉलर का वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गया, 60 पे आ गया, तो आरबीआई खुद ही जाके मार्केट से डॉलर्स खरीदना चालू करती है। तो मार्केट में डॉलर्स कौन खरीद रही है? गवर्नमेंट। ज्यादा क्वांटिटी में खरीदती है तो डिमांड बढ़ जाता है डॉलर का, और जो रेट गिर गया था वो वापस से ऊपर आता है। तो आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की, रेट को हमने फ्री छोड़ दिया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई रेट को कंट्रोल करता है। उसको हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट करके बोलते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट लाइक, एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन, हमने यहां पे फॉरेन कंट्रीज को मोटिवेट किया था इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कौन सा? नॉन डेप्ट, लोन लेके नहीं बच्चों, नॉन डेप्ट। नॉन डेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मतलब चिल्ड्रन समथिंग लाइक हीरो होंडा, तो होंडा इन्वेस्टिंग इन हीरो। तो बच्चों लोग किसी टाइप का लोन है क्या इंडिया के ऊपर? नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारे ऊपर डेप्ट नहीं। क्या हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे? नहीं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हमने क्या किया था? एनकरेज किया था। दैट इज थ्रू द वे ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन आवर कंट्री। सो चिल्ड्रन, दीज वर सम ऑफ द 3 डिफरेंट चेंजेस
or policies that were introduced in order to have a stabilization at the macro level. तो पहला क्या था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. दूसरा जो था चलो हमारे बजट में जो डेफिसिट होता है उसको हम लोग फिस्कल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं. और तीसरा हमने क्या ठीक किया है, हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस. क्लियर चिल्ड्रन? Yes, that's all for today. We'll meet you in the next lecture, children, with more changes that were brought about. ये जो हमने पढ़ा है डिमांड साइड मैनेजमेंट था, इसके आगे जो आएगा वो क्या होता है, सप्लाई साइड मैनेजमेंट. With some interesting topics, we'll see you in the coming lecture. Till then, thank you very much. Stay home, stay safe, take care. Bye.